Hello students, this is my fourth lecture in unit second. यूनिट सेकेंड में हमारा चौथा लेक्चर है फोर्थ। इसके पहले हमने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और कैरिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल टाइम टेबल। समय सारणी का या स्कूल टाइम टेबल का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में जो कार्य हम करते हैं उसको योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करती है वो क्या कहलाती है? समय सारणी या स्कूल टाइम टेबल। इसमें शक्ति एवं श्रम दोनों की बचत होती है और योजनाएं सफल रूप से पारित होती हैं और उनका प्रारूप तैयार किया जाता है। वैसे तो विद्यालय में अनेक क्रियाएं चलती हैं, विभिन्न शिक्षण कार्य होता है विभिन्न विषयों का, और साथ साथ और भी कैरिकुलम चलते हैं, खेल कूद सांस्कृतिक क्रियाएं वगैरह चलती रहती हैं। ये समस्त क्रियाएं या शैक्षणिक कार्य जो हैं इनकी सफलता किस पे निर्भर करती है? स्कूल टाइम टेबल पे, स्कूल या समय सारणी पर निर्भर करती है। कौन कौन सी क्रियाएं किन किन समय में निर्धारित होती हैं, इनका संचालन कितने कितने घंटों में करना चाहिए, इसका भी प्लानिंग स्कूल टाइम टेबल ही करता है। समय सारणी के अर्थ को जानते हैं। समय सारणी को या टाइम टेबल को स्कूल का स्पार्क प्लग कहते हैं। जैसे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आती हैं, प्लग लगाया देन स्टार्ट, और उसके बाद फटाफट अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल समय और घंटे निर्धारित हैं, कक्षाएं विषय निर्धारित हैं और सभी कुछ सिस्टमेटिक वे में फॉलो हो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय सारणी शिक्षालय की क्या है? दूसरी घड़ी। यह वह तालिका है जिससे स्कूल के सारे कार्य एक ही दृष्टि का पता चलता है, सारे कार्य एक ही साथ होते रहते हैं। इसके द्वारा हम जान लेते हैं कि स्कूल में कितने घंटे कार्य हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जो टाइम टेबल के द्वारा निर्धारित होता है। किस समय कौन सी कक्षा चल रही है, कौन कौन से शिक्षक किस कक्षा में होने चाहिए, इनका भी पता कहाँ से लगता है? टाइम टेबल से। HG स्टार्ट के अनुसार या उनके विचार हैं, टाइम टेबल ही है जो कार्य का ढांचा या प्रारूप तैयार करता है जिससे स्कूल चलता है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें स्कूल का लक्ष्य काम होता है। डॉक्टर जसवंत सिंह का विचार है, समय सूची स्कूल का स्पार्क प्लग है जो स्कूल के विभिन्न कार्यों तथा कार्यक्रमों को क्या करती है? संचालित करता है। मोइनुद्दीन है, उनका विचार है कि टाइम टेबल को स्कूल की दूसरी घड़ी कहा जाता है। वह उन घंटों को दर्शाता है जो स्कूल में काम होता है। स्कूल दिवस का प्रत्येक पीरियड या सारे जो भी पीरियड्स लगते हैं, प्रत्येक कक्षा में किस कमरे में क्या होना है, ये उस काम का इंचार्ज कौन सा अध्यापक होगा, यह सब भी कौन दर्शाता है? टाइम टेबल। इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, नीड्स है स्कूल टाइम टेबल की? तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि शक्ति, श्रम और समय बचाने के लिए और कार्यों को सुचारू रूप विधिवत रूप से चलाने के लिए टाइम टेबल का महत्व बहुत ज़्यादा है। टाइम टेबल स्कूल के प्रशासन की हृदय की प्रक्रिया है। जैसे हमारा हार्ट काम करता है उसी तरह विद्यालय का कार्य टाइम टेबल करता है। यह एक नियमित और सफल संचालन की पहली नीड है, प्रथम आवश्यकता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और उपयोगी बनाने के लिए अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसे स्कूल का दर्पण भी कहा जाता है, मिरर ऑफ द स्कूल। जिस प्रकार दर्पण सुंदरता और असुंदरता दोनों दिखाता है, उसी प्रकार टाइम टेबल के माध्यम से विशेषताएं और कमजोरियों को दोनों को देखा जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि आज के दिन हमने जो भी कार्य को किया क्या वो सही था, नियमित था या गलत था। इन चीज़ों को भी दर्शाता है। इसके लिए कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे सेकंड स्कूल क्लॉक, दूसरी घड़ी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कमरे में चल रही है और उसी से हमें अपने टाइम का पता चल जाता है। व्यवस्थित कार्य को निश्चित बनाता है, जो भी अश्योर ऑलरेडी वर्क है उसको इंश्योर। स्कूल टाइम टेबल स्कूल के व्यवस्थित कार्य एवं कुशल कार्य को सुनिश्चित बनाता है। इसमें अध्यापकों और
को अपने काम का पहले से ही पता रहता है कि हमें इस टाइम पे ये कार्य करना है और वो फटाफट उस कार्य को करने में लग जाते हैं। अपना कार्य पूर्ण नियोजित करने में इसमें हेल्प भी मिलती है, सहायता भी मिलती है। कौन कौन से विषय के अध्यापक को पढ़ाने चाहिए ये भी इसका भी पता लगता है। यह विभिन्न अध्यापकों को लिए तालमेल स्थापित करने और अपने दैनिक समय का पालन पोषण को भी सुनिश्चित करता है। आंतरिक मितव्ययता तथा नियमितता को भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि स्कूल टाइम टेबल की आंतरिक मितव्ययता को सुरक्षित बनाने से संबंध या यहाँ पे क्या होता है, स्कूल के कार्य हमेशा ऑलरेडी नियम कायदे कानून से चलते हैं और विद्यार्थी तथा अध्यापकों को ध्यान में रखकर एक समय को केंद्रित करके समय का अपव्यय को बचाया जाता है या शक्ति, समय और श्रम को बचाया जाता है। और इसके लिए वो विकर्षण, अव्यवस्था, अराजकता का काम की आवश्यकता पुनरावृत्ति से भी बचाता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आए उससे पहले ही हमें पता है कि हमारे पास टाइम टेबल ऑलरेडी है और उसको हम ठीक तरह से सुचारू रूप से क्रियान्वित कर लेंगे। तो इसलिए ये आंतरिक मितव्ययता को भी बचा देता है। प्रबल तथा अनुपात को निश्चित बनाना। टाइम टेबल में सभी विषयों और क्रियाओं को के लिए उचित समय रखा जाता है। स्कूल के महत्वपूर्ण तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है। कठिन और महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी और गणित के लिए और हिंदी और सामाजिक शिल्प की अपेक्षा अधिक पीरियड रखे जाते हैं, या फिर उनको अंग्रेजी और गणित की कक्षाओं को प्रथम पीरियड में या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में ही कर दिया जाता है। इसकी अपेक्षा खेलकूद और व्यायाम के जो पीरियड्स हैं उनको लास्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से भी कक्षाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यभार का उचित विभाजन भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि अच्छा टाइम टेबल अध्यापकों के कार्यभार को उचित विभाजन को सुनिश्चित बनाता है। टाइम टेबल पर एक दृष्टि डालकर ही मुख्याध्यापक यह जान सकता है कि कौन सा अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाता है और उसे सप्ताह में कितने पीरियड लेने चाहिए। इस प्रकार से अध्यापकों का कार्यभार को में भी बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? टाइम टेबल करता है। आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। रेट्स टू नीड। अच्छा टाइम टेबल विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल को सुसंगठित करने में सहायता प्रदान करता है। टाइम टेबल बनाते समय मनोवैज्ञानिक तत्वों जैसे कौन कौन सी रुचि, विविधता, थकावट, शरीर और मन की ताजगी का विशेष ध्यान दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण स्कूल को सुखद स्थान बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ कठिन विषयों का जो है वो पहले लगने के बाद और मनोरंजन के या खेलकूद और व्यायाम के लास्ट में आफ्टर इंटरवल पीरियड रखते जाते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, उसी आशा में रोज रोज स्कूल आने के लिए ललायित होते हैं और आते हैं और बार बार आने के लिए प्रेरित भी होते हैं और उनको अत्यधिक थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नेचुरल या नेचर के अकॉर्डिंग जल्दी से चलते हैं। खेलना कूदना, व्यायाम, संगीत, इससे उनके मस्तिष्क की थकावट दूर हो जाती। तो इस तरह से स्लॉटमेंट तैयार कर लिया जाता है। अच्छी आदतों का भी विकास होता है कि कोई भी कार्य अगर टाइम टेबल के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से करता है, नियमित या रेगुलर प्रोसेस में है, टाइम और समय को पाबंद है और लक्ष्य के लिए स्थिर है, तो उसमें क्या है, उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, कर्तव्यपरायणता और कर्मनिष्ठता की भी विकास होता है और कर्तव्यनिष्ठा का भाव भी उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे में रेगुलरिटी, आत्मविश्वास, आत्मसंयम और डिसिप्लिन, आत्मानुशासन भी डेवलप होता है। इससे बच्चों का मस्तिष्क और शरीर भी स्वस्थ रहता है और बच्चों में अच्छी आदतों का अनुसरण होता है। तो टाइम टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन के, तो टाइम टेबल का निर्माण स्कूल प्रशासन के लिए अत्यंत जटिल कार्य है, बहुत कठिन है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि किसी को टाइम टेबल के स्लॉट में बांध दिया, टीचर्स उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अरे ये क्या, हमको एक समय और परिधि के लिए स्टूडेंट्स भी परेशान रहते हैं कि जरा सा 1 मिनट का प्रेयर में देर हो गया, 1 मिनट का क्लास में देर हो गया तो आपने क्रॉस लगा दिया या कुछ कर दिया। तो इसके लिए बहुत कठिन है सबको खुश रखने के लिए भी टाइम टेबल बनाना और सबके योग्यताओं और क्षमता के अनुसार उस चीज़ों का ध्यान रखना। इसके लिए सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि स्कूल का प्रकार या टाइप ऑफ स्कूल, ये किस प्रकार का स्कूल है। अलग अलग प्रकार के स्कूल होते हैं। बेसिक शिक्षा में कई कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए उनका टाइम टेबल भी अलग होता है, यानी कि स्टार्टिंग जैसे स्कूल से होती है। कई शैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था के लिए इसलिए एक अध्यापकीय स्कूल या द्वि अध्यापकीय स्कूल टाइम टेबल या बहुआयामी टाइम टेबल, ये भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक बार द्विपारी या डबल शिफ्ट का स्कूल भी होता है, जैसे कि मॉर्निंग में 7 से 12 हो गया या फिर 12 से 4 का हो गया, जो
दो शिफ्ट में हुआ, या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल्स के भी टाइम टेबल का डिफरेंट पार्ट करना हुआ, तो इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर 2 पार्ट्स में हैं तो उनके पीरियड्स क्या होंगे, थोड़े थोड़े शॉर्ट कर दिए जाएंगे। जैसे 35 मिनट 40 मिनट की क्लास को 30 मिनट 25 मिनट का कर दिया जाएगा, इस तरह। जैसे कि कुछ स्कूल्स में क्या होता है, लड़के और लड़कियों की भी कक्षाएं अलग अलग होती हैं, और सह शिक्षा स्कूल के टाइम टेबल में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ग्रामीण और शहरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल, इन सब का टाइम टेबल किस प्रकार से होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं, और वहाँ की रिक्वायरमेंट और आवश्यकता को देखते हुए होते हैं कि कौन कौन सी नीड्स हैं, क्या हैं। सेकेंडरी और हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूलों के पीरियड्स क्या होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे स्कूलों की अपेक्षा थोड़े से बड़े और लंबे होते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास के स्कूल हैं या अपर मिडिल क्लास के जो भी हैं कक्षाएं हैं, उसमें क्या होती है, बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। तो उसलिए क्या होता है, छोटे स्कूल जैसे प्राइमरी या प्री प्राइमरी में बच्चा बहुत जल्दी उठ जाता है, तो उनकी कक्षाएं कितनी देर लगानी चाहिए, 2-3 आवर्स की लगा देते हैं। 2-3 घंटे के लिए वो अपना टिफिन आए, खाए और चुपचाप से 2-4 गेम खेले, थोड़ा सा पढ़ाई करी और चले गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का अनुपात बैलेंस बनता जाता है, प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी में आते हैं और माध्यमिक शिक्षा में फिर अपर सेकेंडरी स्कूल्स में आते हैं, तो उनकी क्लास का स्लॉट बढ़ा कर देते हैं, कोर्स भी बढ़ जाता है और उनको बहुत कुछ सीखना भी होता है, मैच्योर भी हो चुके होते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। अतः टाइम टेबल का निर्माण करते समय स्कूल की आवश्यकताओं को ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए इसके कंस्ट्रक्शन में। फिर विभागीय नियम, कुछ डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल के द्वारा, विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों को पे आधारित ही होता है टाइम टेबल, क्योंकि शिक्षा विभाग ही समूचे वर्ष में स्कूल में लगने वाले दिन, घंटे और प्रतिदिन के कार्य, विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों का कैरिकुलम डिसाइड करता है। प्रतिदिन के पीरियड्स की कुल कितनी काउंटिंग्स है, संख्या है, प्रत्येक विषय के लिए पीरियडों की संख्या, प्रत्येक वर्ग के लिए, अध्यापकों के लिए, सप्ताह में पढ़ाए जाने वाले पीरियड्स की काउंटिंग, इस प्रकार से प्रातःकालीन या सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट के लिए उनके भी पीरियड्स को निर्धारित या काउंटिंग करना। तो इस तरह से प्रत्येक स्कूल के नियमों का पालन करना होता है। विभाग द्वारा निर्धारित ये नियम विभिन्न स्कूलों में एकात्मकता को सूचित करते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं, क्योंकि ये भी देखना होता है कि जाड़े के और गर्मी के टाइम का भी, आवर्स का भी फ़र्क होता है। जैसे गर्मियों में तो मॉर्निंग में 7 बजे से क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन जाड़े में 9 बजे से पहले नहीं लग सकती। तो इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से घंटे और आवर्स भी तय करने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स निर्धारित होते हैं और वो सभी के लिए लागू होते हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए। एबिलिटी ऑफ टाइम यानी कि समय की प्राप्ति। टाइम टेबल बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि काम के घंटे, विभिन्न विषयों के लिए पीरियडों की संख्या और विभिन्न क्रियाओं का संगठन आदि को नियंत्रण से विभागीय नियमों के अनुसार हो। कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम बनाने से पहले या चार्ट या प्रारूप तैयार करने से पहले हमें विभाग के नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और विभाग के नियमों में क्या होता है, जैसे छोटी छोटी कक्षाओं का समय निश्चित किया जाए, मौसम के सम्मुख रखकर भी समय में परिवर्तन किए जाते हैं, और डबल शिफ्ट स्कूल्स के लिए दैनिक काम के घंटे और स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत काम होते रहते हैं। तो टाइम टेबल के लिए सीमा के अनुसार या समय सीमा के अनुसार ही बनाना चाहिए। विषयों का सापेक्षिक महत्व एवं कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं के कारण विभिन्न विषयों को महत्व निहित होता है। टाइम टेबल में महत्वपूर्ण तथा कठिन विषयों को अपेक्षाकृत अधिक समय देना चाहिए, और इन अधिक विषयों में क्या होता है, ताजगी का भी या फ्रेशनेस का भी ध्यान देना चाहिए। तो इनको शुरू के पीरियड्स लगाने चाहिए, जैसे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के विषयों के लिए प्रातःकाल में या मॉर्निंग शिफ्ट में ही इनके पीरियड्स निर्धारित करने चाहिए। इसके विपरीत, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ड्राइंग, पेंटिंग और संगीत या शारीरिक प्रशिक्षण या फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देने के लिए विषयों को 2 कठिन विषयों के बीच एक रख देना चाहिए, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, रिलैक्सेशन का टाइम मिल सके और इन्जॉय भी कर सकें, है ना। और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो ब्रेन भी उतना ही वर्क करता है, मानसिक शांति, शारीरिक शांति भी मिलती है और इन्जॉय बहुत होता है। थकान चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर वो मनोरंजन के साथ होती है तो अनुभव उसका नहीं प्रतीत होता। और इसके विपरीत अगर वो बोझिल कार्यक्रमों से लगे होते हैं तो चाहे जितना भी कम समय लगे, हम अत्यधिक थकान का
अनुभव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शिल्प जैसे विषय या क्राफ्ट के विषय जो हैं या होम साइंस के, इनको सबसे लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल में कठिन एवं महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई राज्यों में शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विषय के पीरियड निर्धारित होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वाले अपना टाइम टेबल स्वयं निर्धारित करते हैं। एक और बात आती है जैसे स्टाफ भवन और उपकरण की, स्टाफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स की बात आती है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टाइम टेबल के निर्माण में भवन उपकरणों को सम्मुख रखना चाहिए। कमरे की संख्या, अध्यापकों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तथा उनसे प्राप्त उपकरण, फर्नीचर को भी ध्यान रखते हुए टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। रीज़न कि कभी कभी हमारे पास फर्नीचर का अभाव है, बुक्स का अभाव है, या फिर और ज़्यादा टाइम टेबल का अभाव है, मतलब इक्विपमेंट्स का अभाव है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि हमारे पास जिन तरीक़े का विशेष कमरों में फर्नीचर के अभाव के कारण ऐच्छिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा सकते। इस प्रकार स्कूल में केवल विज्ञान के अध्यापक ही एक ही हैं और एक समय में केवल वो एक ही कक्षा ले सकते हैं। तो इस प्रकार टाइम टेबल में क्या करना चाहिए कि उनका टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए कि कई कक्षाओं को मर्ज करके और दूसरों टीचर का उस समय उस पीरियड को ना लगाना। एक अध्यापक के समय अधिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, तो एक ही कक्षाओं का भूगोल का पीरियड नहीं रखा जा सकता उसी समय, या इतिहास का पीरियड या नागरिक शास्त्र। तो इस तरह से पीरियड्स का डिवाइडेशन हो, क्योंकि एक समय में एक टीचर एक ही कक्षा को हैंडल कर सकता है। तो कुछ 2-3 क्लास के जो भी टीचर हैं, विषय हैं, उनको एक साथ मर्ज करके शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई कमरा खाली पड़ा और उसमें उसके समय के स्थान के कारण कोई कक्षा बाहर बैठी हुई है, तो ये भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना चाहिए। कई बार 2-2 कमरों में बिठाना पड़ता है एक उसमें। ऐसी स्थिति में टाइम टेबल इस प्रकार बनाया जाए कि किसी में एक में लेखन कार्य में बच्चे व्यस्त हो जाएं और दूसरे में पठन कार्य चल रहा है, ओरल और रिटन कार्य के लिए स्लॉट डिवाइड करें जिससे डिस्टर्ब ना हो बच्चे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि इतनी भीड़ भाड़ में वो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई वैसे, तो और उसके बाद कोई बात कर रहा है, टीचर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें टाइम टेबल को कि सभी कुछ सामग्री का उत्तम प्रयास करना चाहिए कि सभी कुछ एक साथ कंडक्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके तैयार करने की विधियाँ क्या हैं या प्रिपरेशन क्या है, तो सबसे पहले हमें बालकों के हित संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। अतः संपूर्ण कार्यक्रम इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाए कि समय तालिका का निर्माण उनकी रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग समय तालिका का निर्माण करें। इसके लिए बालकों में क्या होना चाहिए कि जहाँ तक संभव सके व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैनिक जीवन में और जिनकी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी टाइम टेबल का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। समय चक्रों की अवधि का निर्धारण बालकों की आयु के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि 6 से 9 वर्ष के बच्चे किसी भी विषय को पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट तक ही कंसंट्रेट हो सकते हैं। तो उसके लिए उनका टाइम टेबल उसी के प्रकार होना चाहिए। उसके विपरीत 9 से 12 वर्ष के बच्चे या 12 से 14 वर्ष के बच्चे 20 to 25 मिनट्स या 30 to 35 मिनट्स तक ही अपने चित्र को एकाग्र कर सकते हैं, 30 से 35 या 25 से 30 मिनट तक ही। तो उनके अनुसार उनका स्लॉटमेंट बनाने लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि टाइम टेबल का निर्धारण किस तरह, छोटे बच्चों का और बड़े बच्चों का कार्यक्रम अलग अलग निश्चित करना चाहिए। फिर समय चक्रों का क्रम भी ध्यान में रखना चाहिए। कार्य किसी दृष्टि से प्रथम या अंतिम समय के चक्र को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि पहले तो बालक घर से आता है तो भी उसको इसमें थकान का आना स्वाभाविक है, क्योंकि घर से आया, अभी मूड नहीं है। तो पहला भी विषय सरल हो और अंतिम चक्र में करते करते वो थक ही जाते हैं, तो उसको रोचक और या मनोरंजन या सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी टाइम टेबल का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। विषयों के क्रम में ये ध्यान रखना चाहिए कि समय तालिका में 2 कठिन विषयों को कंटिन्यू किया जाए। कंटिन्यू करने से क्या होगा, 2 कठिन विषय बच्चे एक तो अत्यधिक थकान का अनुभव करेंगे और दूसरा उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो कार्यक्रम बोझिल होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कठिन विषयों को के बीच में एक सरल या बीच में एक ऐसा रखना है कि कुछ मनोरंजन से रिलेटेड या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड या फिर इस तरह से उनके जो है विषयों का निर्धारण कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो कि एक सैद्धांतिक या थ्योरिकल
वर्क हो और दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाए। तो दोनों में ही डिफरेंसेस होने के साथ साथ बच्चा क्रियात्मक, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों भी थकान का अनुभव नहीं करेगा और उसका कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो उपयोगिता के सिद्धांत पर भी लागू होगा, यूटिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कार्यक्रमों का निर्धारण या स्लॉट तैयार करना चाहिए। बालकों की थकान को दूर करने के लिए भी टाइम टेबल में अवकाशों की व्यवस्था की जाए। अच्छा होगा कि अवकाश तीसरे और पाँचवें पीरियड के पश्चात हो, क्योंकि तब तक इतना थकता नहीं है। पाँचवें इंटरवल का भी 2 शॉर्ट इंटरवल उसी बीच शिफ्ट कर देना चाहिए। एक हल्का सा रिलैक्सेशन के लिए कुछ फास्ट फूड या घर से ला करके कुछ खाना वगैरह खा लिया और दूसरे में थोड़ा सा वो गेम खेल लें। तो इस तरह से तीसरे और पाँचवें पीरियड में रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाएगा 10-5 मिनट का या 10-15 मिनट का। तो बच्चे हल्का महसूस करते हैं, अरे अभी तो इसी उम्मीद पे अगला पीरियड का इंतजार करते हैं कि अभी तो रेस्ट आने वाला है या अभी थोड़ा सा रेस्ट मिलने वाला है। तो इस तरह से भी ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। इस संबंध में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लाइमेट का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा मौसम किस प्रकार से हो और मनुष्य की कार्य क्षमता का प्रभाव उस पर विशेष रूप से पड़ता है। गर्मियों और सर्दियों में अपेक्षाकृत काम का भी डिवाइडेशन या वर्क ऑफ डिवाइडेशन भी उसी प्रकार से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन महीनों में काम करने का प्रयास किया जाता है जैसे कि गर्मियों में पहाड़ी प्रदेशों में अत्यधिक कार्य कर लिया जाता है, क्योंकि ठंडक में वो ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते। और मैदानी में जाड़े के मौसम में अधिक कार्य करने की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है तो थोड़ा ठंडा होने पे भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कार्य हो जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी के मौसम में टाइम टेबल उसी दृष्टिकोण से चलाया जाए, जैसे प्रातःकाल के समय सुगमता से ज़्यादा काम हो जाता है तो मॉर्निंग शिफ्ट में 7 से 12 लगा दिया गया। इसके विपरीत अगर जाड़े का काम है तो थोड़ा डिले करके 9 से 4 कर दिया गया। तो इस तरह से करते करते टाइम टेबल को संचालन किया गया। बालकों के अन्य पक्षों को भी इससे ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए शारीरिक, नैतिक, नागरिक और सामाजिक पक्षों के विकास के लिए उन्हें समय तालिका के द्वारा खेल कूद, व्यायाम, प्रार्थना, पाठ्यक्रम, स्वाभाविक क्रियाओं आदि में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अर्थात समय तालिका में विद्यालय की समस्त क्रियाएं आदि के लिए निश्चित समय होना चाहिए। दिवसों के क्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक सप्ताह में कार्य करने के लिए कुल 6 दिन होते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन दिनों में सोमवार तथा शनिवार को अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता, तो इसके लिए भी छुट्टी से पहले आने वाला और छुट्टी के बाद आने वाला दोनों में ही रिलैक्सेशन का मूड रहता है और काम का संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इन दोनों ही दिनों में बालकों के अध्ययन के विषयों को ऐसा पढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें अत्यधिक श्रम न करना पड़े, और दोनों स्थितियों में उनके मस्तिष्क को छुट्टी का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। और ये टीचर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो इसके लिए भी उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थकान तो टीचर्स भी अनुभव कर सकते हैं ना। और टाइम टेबल का प्रभाव तो शिक्षक और छात्र दोनों पे पड़ता है और एकेडमिक उस पर भी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी पड़ता है, तो स्कूल की सारी व्यवस्था प्रिंसिपल्स पे भी पड़ता है। तो सभी हितों को ध्यान में रखते हुए ये बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। शिक्षकों के हित संबंधी तथ्य की बात करें हम, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें लगातार एक जैसा कार्य ना करना पड़े। कंटिन्यू एक ही कार्य करते करते शिक्षक भी बोर हो जाते हैं या अत्यधिक थकान का अनुभव करना पड़ता है, तो उन्हें आराम करने के लिए एक रेसेस मिल जाए या इसके लिए अवकाश प्राप्त हो जाए। इस संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? प्रत्येक शिक्षक को वही कार्य दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और जिसमें उसकी एबिलिटी या योग्यता भी हो, क्योंकि शिक्षक मानसिक संतुलन ठीक रहता है तो भी वो कार्य सुचारू और सुगम और सरल तरीके से हो जाता है। इसके विपरीत अगर ऐसा टफ टारगेट दे दिया गया जिसमें टीचर को इंटरेस्ट नहीं है तो वो बोरिंग, उबाऊ और थकान वाला हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षक का कार्यभार जहाँ तक संभव हो एक समान या सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम पे टफ टारगेट दिया, एक में बहुत ईजी कर दिया, तो बैलेंस बनाने में उनको प्रॉब्लम होगी, संतुलन उनका बिगड़ सकता है, तो उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सच तरीके से काम करने का इम्पैक्ट या प्रभाव बेहतर पड़ता है, अच्छा पड़ता है। सुगम तरीके से लोग उन विषयों को सीख सकते हैं। शिक्षकों की सीमाओं तथा मनोवृत्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी लिमिटेशन क्या है और उनकी साइकोलॉजी कैसे डील करे या डिफरेंट प्रवृत्ति की है या वो किस मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय की सामग्री संबंधी तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी सामग्री हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों की संख्या, विशेष कक्षाओं या समान कक्षाओं की व्यवस्था और उनकी सामग्री का भी ध्यान रखना चाहिए।
फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल का मैदान, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके संचालन हेतु समान शैक्षिक सामग्री का भी, बालक को सरलता से उसका उपयोग कर सके, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि समय तालिका निर्माण में कठिनाई ना हो और उसके एफर्ट्स या इफेक्ट ज़्यादा अच्छे पड़ें कि अगर हम बेहतर तरीके से किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका अंजाम भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल इस विशेष तरीके से ही तैयार किया जाए कि उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सभी लोग उससे व्यवस्थित और खुश रहें, व्यवस्थाएं भी बनी रहें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे कि शिक्षा विभागों के नियम क्या हैं या उनके रूल्स, टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय सत्र और दिवस की अवधि क्या है, प्रत्येक घंटों की संख्या क्या है, कौन कौन सा कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं या कौन कौन से हॉलीडे लिस्ट है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंस डेट है, स्पोर्ट्स इवेंट्स कब होने, एग्ज़ाम्स कब होने हैं और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और फाइनल्स कब तक होंगे। उसके बाद टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के टेस्ट का भी स्लॉट तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद उनके जो है विंटर एंड समर हॉलीडे को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का भी उनको ध्यान देना चाहिए और एनुअल डे वगैरह का भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभाग के नियमों के अनुसार ही टाइम टेबल का प्रारूप पूरे साल का एक साथ तैयार कर लेना चाहिए। एक साल का प्रारूप तैयार करके डायरी में मेंशन कर देना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थियों को और टीचर्स को ये उपलब्ध करा देना चाहिए या अवेलेबल करा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से या मेंटल रूप से वो उनका जो है संतुलन बना रहेगा और वो बिफोर टाइम प्रिपेयर रहेंगे, समय से पहले ही प्रिपेयर रहेंगे कि हमारे इस दिन ये इवेंट्स पढ़ने हैं और इस दिन हमें ये चीज़ें करनी हैं। तो इससे समय, शक्ति, श्रम का बचत होगी, प्रभाव अत्यधिक पड़ेगा, इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो टाइम टेबल उत्तम और सुचारू रूप से उसका प्रारूप तैयार होगा और सभी खुश रहेंगे उससे और उसका बाहर के समाज पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सभी उसकी तारीफ़ करेंगे कि इस स्कूल में इस तरह से टाइम टेबल का प्रारूप या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिससे हमारे बच्चों को कभी भी थकान का अनुभव नहीं होता, उनका प्रोग्रेस निरंतर बढ़ता जाता है, उनकी पर्सनालिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। टीचर्स भी कहेंगे कि हमारे यहाँ का टाइम टेबल ऐसा है जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जॉब कर रहे हैं या कुछ अपना अत्यधिक थकान का अनुभव कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों का, नियमों और कायदे कानून का, टर्म एंड कंडीशंस का ध्यान में रखा जाएगा तो उत्तम समय तालिका का या गुड टाइम टेबल का कंस्ट्रक्शन आसानी से हो सकता है और चीज़ें अच्छे से उपलब्ध हो सकती हैं, टूल्स भी अच्छे से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम टेबल का या गुड टाइम टेबल की स्कीम्स या व्यवस्था। इस तरह से हमारा अगर एक क्वेश्चन आता है कि अच्छे समय तालिका का निर्माण के सिद्धांत बताइए या गुड टाइम टेबल के लिए उसके प्रिंसिपल्स बताइए, उसके कंस्ट्रक्शन के रूल्स बताइए, तो आप ये क्वेश्चन हमारे ये वाले लेक्चर से देख करके और इस तरह से आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर कर सकते हैं। और ये अगर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा कंफर्म, क्योंकि यूनिट के वाइज है तो आपके तीनों जैसे टॉपिक हो गए, सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट से जितने भी हैं एक एक क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट कवर होने ही होने हैं, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स तो कुछ हो नहीं सकता। तो टाइम टेबल भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल तैयार या प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, हमारी सेकेंड यूनिट भी आज कंप्लीट हो गई। तो आप फर्स्ट और सेकेंड यूनिट देखने के लिए हमारे सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे पीछे कर देख सकते हैं, सारे टॉपिक भी आपको कवर हो जाएंगे और इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का भी टॉपिक और अदर्स भी, और बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझा देती हूँ ताकि बिल्कुल ईजी वे में आपको चीज़ों को समझ में आ जाए और आप इसको आसानी से एक बोझ के तरीके से नहीं, बहुत सामान्य तरीके से हमारे कोर्स से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है या जो भी हमारा सिलेबस है उसको भी हम कवर करते चलते हैं और बहुत हल्के तरीके से हम एग्ज़ाम में इसको कवर कर लेते हैं। इस तरह से हमने आज आपका ये भी टॉपिक ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि थर्ड यूनिट से में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।